अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम अब्दुल शकूर साहब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। पहले सवाल से आगाज़ करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का तालीम से क्या ताल्लुक़ है? वालेकुम अस्सलाम। शम्स, तालीम और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है इसका चोली दामन का साथ है। एजुकेशन की जो डिफरेंट डेफिनेशंस की जाती हैं उनमें जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है वो यही है कि तालीम जो है वो पर्सनालिटी को डेवलप करे। और हम लर्निंग जोन में ये कोशिश करते हैं कि जो टीचर भी जो कुछ भी पढ़ाए वो जो पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, यानी इंसानी शख्सियत के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, वो हर पहलू को टच करते हुए गुज़रे ताकि बच्चे की शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा हो, जिसको आजकल होलिस्टिक डेवलपमेंट कह रहे हैं कि मुकम्मल नशोनुमा होनी चाहिए तालीम के दौरान बच्चे की। हम अगर स्टार्ट करें तो इब्तदाई दौर में जो मकसद होता था उसमें टीचर ये लिखता था कि मैं क्या करूँगा पढ़ाने के दौरान, लेकिन बाद में चीज़ें तब्दील हुई और फोकस जो है वो बच्चे पे चला गया और आज हम SLOs की बात करते हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। मतलब कि बच्चा जो है एक लेसन के बाद, एक लेक्चर के बाद, एक पीरियड के बाद क्या सीखेगा। और जब हम ये मकासद तय करते हैं तो फिर उसमें हम स्मार्ट भी होते हैं। स्मार्ट से मुराद ये है कि स्पेसिफिक होगा मकसद, यानी टू द पॉइंट, कोई जनरल मकसद नहीं होगा। एक लेसन का एक स्पेसिफिक मकसद होगा। मसलन जनरल मकसद ये हो सकता है कि बच्चे को हमने ख़त लिखना सिखाना है, लेकिन जब हम लेसन प्लान करेंगे एक सबक, एक पीरियड का, तो फिर हम ये बताएंगे कि जो आज ख़त लिखना है वो छुट्टी के लिए अपने टीचर को ख़त लिखना है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक होना। M से मुराद है कि मेजरेबल, यानी हम चेक भी कर सकें कि बच्चे ने जो सीखा है वो ठीक सीखा है, कितना सीखा है, किस लेवल का सीखा है। तो हमारे पास कोई पैमाना होना चाहिए, हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम चेक कर लें, मेजर कर लें। A से मुराद है अटेनेबल, यानी ये रियलिस्टिक भी होना चाहिए मकसद, हम उसको हासिल भी कर सकें, अचीव भी कर सकें, यानी वो हमारी पहुंच में हो। ऐसा ना हो कि जो मकसद है वो तो 3 घंटे में हासिल होने वाला है और उसके जो वसाइल हैं वो बेतहाशा है, वो हमारे पास है नहीं है और हमने वो मकसद तय कर लिया है। तो जब भी हम कोई मकसद तय करेंगे तो फिर हम ये भी ख्याल रखेंगे कि वो उस टाइम के अंदर अटेनेबल हो, हमारे पास वसाइल मौजूद हों। और इसी के साथ मैं टाइम बाउंड को जोड़ूंगा, जो आखिर में T है, कि एक ख़ास टाइम के अंदर वो उस मकसद को हमने हासिल भी करना है। और R जो है वो रेलेवेंट है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की अमली ज़िंदगी के साथ मुंसलिक हो, जो बच्चे को इस काबिल करे कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके, उसकी ज़िंदगी में सहूलत हो, उसकी ज़िंदगी में उसको फ़ायदा हो। और ये एक एलिमेंट जो है ये बड़ा मिसिंग भी है हमारे एजुकेशन में, कि हमारी थ्योरेटिकल जो एजुकेशन है उसका अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं होता। तो स्मार्ट से मुराद ये 5 चीज़ें हैं। और हम जब भी कोई मकसद तय करेंगे बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, तो जहाँ हम उसकी शख्सियत के हवाले से चीज़ों को देखेंगे, वहाँ मकसद तय करते हुए हमने इन 5 चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम टोटल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यानी शख्सियत के हर पहलू पे तवज्जो नहीं देंगे, तो एक बंदा हो सकता है किसी एक शोबे में बहुत कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी, बाकी जो ज़िंदगी के पहलू हैं वो चूँकि डेवलप नहीं हुए होंगे, चुनांचे वो बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है अपने लिए भी, मुआशरे के लिए भी। मैं मिसाल देता हूँ, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो आज बहुत अमीर हैं, जिनका बहुत नाम है अमारत के एतबार से, लेकिन उन्होंने ये पैसा कैसे कमाया? क्या अखलाकी उसूलों के मुताबिक? क्या मुआशरती उसूलों के मुताबिक?
तो हमें पता चलेगा कि अनफेयर मीन्स के तहत कमाया है पैसा। तो उन्होंने एक डायमेंशन को, कह लें जहानत वाली जो डायमेंशन है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी काम के क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो काम किन किन तरीक़ों से किया जा सकता है, अपने मकसद को किन किन तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। तो जब हम ये सोचते हैं तो जहानत के हवाले से तो हम डेवलप हो रहे होते हैं, और जब हम अपना मकसद किसी हवाले से पूरा कर लेते हैं लेकिन उसमें ना मोरालिटी का ख्याल रखते हैं, ना हम अपने मुआशरे की इक़दार का ख्याल रखते हैं, तो फिर ये फड्डे पड़ जाते हैं कि मुआशरा भी और शख्सियत भी किसी एक डायमेंशन में तो बहुत आगे निकलती है, लेकिन उसके बाकी पहलू जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ऐसा शख्स जिसके पास बहुत पैसा हो लेकिन वो शेयरिंग का कायल ही नहीं है, वो दबा के रखने का कायल है माल को, तो क्या उसका कोई फ़ायदा होगा मुआशरे को? मुझे अब एक याद आ रहे हैं बुज़ुर्ग जिनकी औलाद उनके मरने का सोचती थी। क्यों? उनके 95 मुरब्बे थे और 80 साल उम्र थी, और वो औलाद जो थी उनकी वो गुर्बत में पल रही थी। क्यों? वो ये कहते थे कि जब तक ये 100 नहीं होंगे मैंने किसी को कुछ नहीं देना। तो अब या तो वो 100 मुरब्बे हो जाएं, ठीक है, तो फिर उनकी औलाद को कुछ मिले, या वो मरे तो मिले। और औलाद जो है वो बहुत मुश्किल से पल रही है। औलाद जो है कुछ करना चाहती है तो वो जायदाद के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं और वो किसी को कुछ भी नहीं दे रहे, और तो उनकी सारी औलाद जो है वो सफ़र कर रही। तो मुझे बताइए कि ऐसी दौलत या ऐसी ज़मीन का क्या फ़ायदा? तो अब वो एक तरफ तो डायमेंशन में उनकी डेवलपमेंट हुई, और वो पैसे के एतबार से, ज़मीन के एतबार से, ज़रा सोचिए 95 मुरब्बे कितने होते हैं, कितना माल लगा होगा, कितनी दौलत लगी होगी वो ख़रीदने में। और वो उनका ख्याल था कि जब तक ये मैं 100 मुरब्बे नहीं करूँगा मैंने किसी को एक पैसा नहीं देना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ जुड़ी हुई है, चोली दामन का साथ है, और हर स्कूल को, हर अदारे को, तालीमी अदारे को बच्चों की शख्सियत पे भी पूरा फोकस करना चाहिए। मार की क्या अहमियत है? मार के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? बड़ा अहम सवाल है, और जिस एंगल से किया गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया। देखिए, मार का फ़ायदा ये है कि फ़ौरी तौर पे आप अपना मकसद हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये मकसद हासिल करने का गलत तरीका है, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। मसलन टीचर कहता है कि जी मैं मारता हूँ, देखें बच्चे कितनी जल्दी सबक मेरा याद करते हैं। भाई आपने मार के सबक तो याद करा लिया, बच्चे के मार्क्स तो बढ़वा दिए, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे को जो एक सबक सिखाया है वो ये सिखाया है कि मारने से मकसद हासिल होता है। ये बुनियादी सबक है जो बच्चा सीखता है। अब ये बच्चा जो है मुतशद्दद इंसान बनेगा, अथॉरिटेरियन इंसान बनेगा, हाकमाना इंसान बनेगा। ये किसी की लॉजिक नहीं सुनेगा, ये दबाएगा। इसको जब मौका मिलेगा ये दूसरों को मार पीट के हाकमाना तरीके से अपने मकासद को हासिल करेगा, अनफेयर मीन्स भी इस्तेमाल करेगा, जिससे पूरा मुआशरा जो है वो तबाह बर्बाद होगा। मुआशरा तशद्दुद की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये असूल ठीक है ही नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये अज़ल से लेके अब तक ये असूल किसी न किसी हवाले से कम या ज़्यादा शिद्दत के साथ कार फरमा रहा है, लेकिन जितने दुनिया के महज़ब और अच्छे मुआशरे हैं, फलाही मुआशरे हैं, वहाँ लाजक की बात होती है, वहाँ तशद्दुद की, मार की और लाठी की बात नहीं है। और दुनिया की जिन जिन अक़वाम ने डंडे को तालीमी अदारों से निकाला, वो अक़वाम तरक्की की हैं। उन्हीं अक़वाम में जो है वो इंसानी हकूक़ की और इंसानी ज़रूरियात की और फलाह की बात हुई है। आज आप दुनिया के 5 ममालिक उठा के देखिए जिनमें सारी दुनिया के लोग, पाकिस्तान के लोग जाना चाहते हैं, और वो पाँचों के पाँचों ममालिक मुझे पूरा यकीन ऐसे होंगे जिनमें मार नहीं है, और वो इसी वजह से है। हाँ, कुछ लोग बात करते हैं स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। भाई ये 300-400-500 साल पुरानी बात है, जब दुनिया में तारीख दौर था, जब दुनिया में जो मजहबी पेशवा थे वो हुक्मरानों के साथ मिल गए थे।
और बच्चों को शैतान की टूंटी, शैतान का चेला, शैतान का आलाइकार समझा जाता था। बच्चों को मासूम नहीं समझा जाता था। ये समझा जाता था कि बच्चा आया है तो शैतानी कुव्वतें साथ लेके आया है और उन शैतानी कुव्वतों को ख़त्म करना है तो डंडा चलाना पड़ेगा। अब हमें पता है कि ऐसा नहीं है। अब हमें पता है कि बच्चा जो है वो मासूम है। हाँ, उसकी ख़ास सलाहियतें मौजूद हैं, उसमें ख़ास रुझानात मौजूद हैं, लेकिन मार की कोई गुंजाइश नहीं है आज के दौर में। इसके बेहतर तरीके हमारे पास मौजूद हैं। शख्सियत के बड़े बड़े पहलू कौन से हैं? शम्स, इब्तिदा में 2 पहलुओं की बात की गई, यानी माइंड और बॉडी, जहन और जिस्म। उसके बाद फिर तीसरा पहलू जो था यानी जज्बात का, वो भी शामिल किया गया, जिसकी ब्लूम ने भी बात की, जिसकी बेस पे आज भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। वक्त गुजरा तो और पहलू भी शामिल किए गए, लेकिन हम जो लर्निंग जोन में करते हैं वो शख्सियत के 6 पहलुओं की नशोनुमा की बात करते हैं। पहला पहलू है एकेडमिक्स का, कि एक बच्चा जो है वो तालीम के शोबे में बहुत अच्छा हो, जो वो पढ़े उसको आता हो, उसको अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ जोड़े और अच्छे मार्क्स भी ले, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारी ज़िंदगी में रोज़ी रोटी के साथ पाकिस्तान में। दूसरा है इंटेलेक्चुअल आस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, यानी जहानत को बढ़ाना, जहानत की नशोनुमा करना। तो हम ये समझते हैं कि हमारा मकसद ये है पढ़ाने का कि हम बच्चे की जहानत की नशोनुमा करें। तीसरा पहलू जो है वो सोशल आस्पेक्ट है, मसलन बच्चा जो है वो मैनर्स सीखे, हमारे मुआशरे में जो राइज हैं, जो कल्चर में हमारे चीज़ें हैं, अदब, आदाब, उठना बैठना, ये उसको आता हो, ताकि वो इस मुआशरे में फ़िट हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे मार्क्स लेते हैं लेकिन वो मुआशरे में फ़िट नहीं होते, वो इस मुआशरे में कामयाब नहीं होते। तो सोशल आस्पेक्ट में हम ये सिखाते हैं बच्चे को कि वो इस मुआशरे में कल को कामयाब कैसे होगा। उसको मैनर्स सिखाते हैं, इस मुआशरे के तौर तरीके सिखाते हैं। फिर मॉरल पहलू है, जिसमें हम बच्चे को अखलाकियात सिखाते हैं, इंसानियत सिखाते हैं, मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, जो पूरी दुनिया में सेम हैं, जो पूरी दुनिया के सब मज़ाहब में सेम हैं। तो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं और यहीं पे उसके जज्बात भी, ये सोशल और मॉरल आस्पेक्ट्स जो हैं, इन्हीं के अंदर उसके इमोशनल पहलू को, जिस पे कि बहुत दुनिया में आजकल बात की जा रही है, उसको भी सेट करते हैं। पांचवा जो पहलू है वो है लैंग्वेज का, कि उसको हमने इंग्लिश भी सिखानी है, उर्दू भी सिखानी है और किसी हद तक पंजाबी भी, ताकि वो उन लोगों से भी बात कर सके जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं या गांव के लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं। एट द सेम टाइम इंग्लिश भी सिखाना और ख़ास तौर पे स्पोकन इंग्लिश जो है उसकी नशोनुमा करना बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि ये घरों में नहीं बोली जाती। और आखिरी जो छठा पहलू है वो है जिस्मानी पहलू, फिज़िकल आस्पेक्ट, यानी बच्चे को अपनी हेल्थ की केयर करना भी, अपने जिस्म की नशोनुमा करना भी सिखाना हमारा मकसद है। तो ये 6 पहलू हमारी तालीम का मकसद हैं, जो हम लर्निंग जोन में अपने साथ से तवक्को करते हैं कि वो जो लेसन भी पढ़ाएंगे वो इन 6 पहलुओं को मद्देनज़र रखेंगे और उस लेसन को, उस सबक को जोड़ेंगे इन तमाम पहलुओं के साथ, ताकि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, यानी कि कुल्ली नशोनुमा हो उसकी शख्सियत की। तो ये हमारा मकसद है लर्निंग जोन में। सर किसी मिसाल से वाज़े कर दें। शम्स, एक मिसाल लेते हैं और मैं छोटी क्लास से मिसाल लूँगा और फिर बड़ी क्लास में से भी कुछ मिसालें दूँगा, ताकि असातिज़ा और पेरेंट्स ये समझ जाएं कि हमने बच्चे की शख्सियत की कुल्ली नशोनुमा कैसे करनी है। नर्सरी क्लास में हम बच्चे को एप्पल का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो बच्चे को एप्पल का लफ्ज़ सिखाना, उसके स्पेलिंग सिखाना जो है, ये इसका तालीमी पहलू आ गया। अब सेब के इस्तेमालात क्या क्या हैं, तो एक टीचर का काम है कि वो ये भी बच्चे से पूछे,
क्योंकि जब वो ये पूछेगी कि सेब जो है, एप्पल जो है, उसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस शेप में, किस किस सूरत में, किस किस तरीके से, तो ये बच्चे की ज़हानत को बढ़ाएगा, बच्चे की ज़हानत को डेवलप करेगा। सेब मुरब्बे की सूरत में भी है, सेब जो है एक फल के तौर पे भी है, सेब का जूस भी बनता है, मिल्क शेक भी बनता है। सेब की जितनी भी डायमेंशंस हम बयान कर सकते हैं, इस्तेमालात बयान कर सकते हैं, जब हम उन पे बात करेंगे तो ये ज़हानत का पहलू नशोनुमा पा रहा होगा। फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने सेब खाया है और आपके साथ कोई और भी बैठा हुआ है तो क्या आप उसको शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो किन अल्फाज के साथ शेयर करेंगे। तो जब हम ये बच्चे को सिखाते हैं तो फिर बच्चे की सोशलाइजेशन स्किल जो है, सोशल डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सोशल हो, सेल्फिश ना हो, यानी कि वो अकेला ही सेब खा जाए और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो मुंह देखते रह जाएं और ये उनको शेयरिंग की ऑफ़र ही ना करें। फिर एप्पल खाने के बाद उसके छिलके कहाँ फेंकने हैं, क्या वो ज़मीन पे फेंक देने हैं या कि वो किसी जगह संभाल के रखने हैं और जाके डस्टबिन में फेंकने हैं। तो ये इसका मॉरल पहलू होगा एप्पल का। तो जब हमने मॉरल एस्पेक्ट भी जो है वो पढ़ाते हुए मद्देनज़र रखना है कि जो सेब है उसको उसके छिलकों को, उसके बीजों को, उसके साथ जो गंदगी है उसको कहाँ फेंकना है। तो ये हम मॉरल एस्पेक्ट भी साथ साथ बच्चों को सिखाएंगे, जिससे उनके मॉरल डेवलपमेंट जो है वो भी हो रही होगी। फिर एप्पल के ऊपर बच्चे से कहेंगे कि 2, 3, 4 आप सेंटेंसेस बोलें। बच्चा छोटा है तो वो ज़ुबानी बोलेगा कि जी एप्पल इज़ ए फ्रूट, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, एप्पल इज़ रेड, एप्पल इज़ स्मॉल, इस तरह से करके तो वो जो है जब उस पर कम्युनिकेट करेगा, उस पर बातचीत करेगा, उस पर बोलेगा, कुछ सेंटेंसेस बनाएगा तो उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी इंग्लिश की, क्योंकि एप्पल हम उसे सिखा रहे हैं इंग्लिश का एक लफ्ज़। और आखिर में हम उसे ये पूछेंगे कि ये आपके जिस्म के लिए कैसा है। एप्पल खाएंगे तो क्या होगा, एप्पल बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, और अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे तो क्या होगा। यानी हमने एप्पल को उसकी सेहत के साथ जोड़ा है, उसके फ़ायदे उसको बताए हैं कि आपके जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए किस तरह से ये फ़ायदेमंद है। और ये सेहत का एलिमेंट भी बहुत अहम है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत समझदार भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन वो अपनी सेहत की परवाह नहीं कर रहे होते। उनकी बहुत सारी आदतें जो हैं उनकी सेहत को ख़राब करने वाली होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि हर चीज़ जो बच्चे को पढ़ाई जाए उसको इन 6 पहलुओं के साथ जोड़ा जाए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान तो हो, लेकिन उसकी शख्सियत का हर पहलू जो है वो भी निखरा हुआ हो। अब बड़ी क्लास का कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त लिखने की ही हमने बात की, तो ख़त लिखना ही अगर है तो फिर हम ख़त लिखने के हवाले से बच्चे को उसके पार्ट्स बताएंगे ताकि उसके मार्क्स अच्छे आएँ। ख़त में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होनी है, हमारे मुआशरे में किस तरह की लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, जब हम ये बताएंगे तो उसके सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं, सोशल जो डायमेंशन है वो डेवलप हो रही होगी। ख़त के फ़ायदे क्या क्या हैं, और आज के दौर में हम ख़त की बजाय हम मैसेज की बात करेंगे, ठीक है। तो हम जो मैसेजिंग कर रहे हैं, जो पैगाम अपना किसी को पहुंचा रहे हैं, उसकी अहमियत कितनी है, उसको किस किस अंदाज से पेश करना है। तो ये जब हम बात करेंगे तो उसकी इंटेलेक्चुअल जो है डेवलपमेंट हो रही होगी। अब जब हम मैसेजिंग की बात करेंगे, मोबाइल को कितनी देर इस्तेमाल करना है, जब हम इस पे बात करेंगे तो फिर हमारा जो है वो सेहत का पहलू होगा, कैटर हो रहा होगा। और किस किस्म के मैसेज करने हैं तो किसको करने हैं, किसको किस तरह के मैसेज नहीं करने, जब हम ये बात कर रहे होंगे तो फिर हमारा जो समाजी और अखलाकी पहलू है वो कैटर हो रहा होगा कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस किस को किस तरह के करने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चे को अखलाकियात वाली साइड पे जो हैं डेवलप करेंगी। तो इस तरह से हमने तमाम जो 6 पहलू हैं, फिर हम इस पे लेटर के ऊपर बच्चे से कहेंगे कि आप कोई बात करें, आप अपनी राय दें, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। तो जब बच्चा बात करेगा इसके बारे में तो फिर हम देखेंगे कि उसकी लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होगी।
तो मैं ये चाहता हूँ और हम लर्निंग जोन में ये चाहते हैं कि हर टीचर जो भी टॉपिक पढ़ाए, वो मैथ का है, वो साइंस का है, वो इंग्लिश का है, इस्लामियात का है, वो बच्चे की इन 6 की 6 साइड्स को डेवलप करने की कोशिश करें। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी एक सेशन में, एक पीरियड में टीचर जो है वो 3 या 4 को कर ले और अगले सेशन में, अगले दिन वो बाकी 2, 3, 4 को कर ले। कोई एक टॉपिक ऐसा भी हो सकता है जिसमें शायद सारी की सारी को करना मुश्किल होगा, तो वो 3, 4 को कर ले, 5 को कर ले। सो एफर्ट जो है वो ये है कि होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, पूरी की पूरी शख्सियत जो है उसके तमाम पहलू जो हैं उनकी डेवलपमेंट हो, ताकि बच्चा अमली ज़िंदगी में हर लिहाज से एक कामयाब इंसान और एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारे। क्योंकि अगर एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारेगा तो तब ही वो पुरसुकून और खुशी वाली लाइफ गुजार सकता है। अदरवाइज़ आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी के किसी एक शोबे में तो बहुत आगे हैं, they are highly successful people, but rest of the things, rest of the aspects, rest of the dimensions of his personality वो टोटल डिज़ास्टर है। बहुत सारे ऐसे लोग आप देखेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी ज़िंदगी जो थी वो टोटल डिज़ास्टर थी, सिवाय उस एक डायमेंशन के जिसमें वो कामयाब थे। और ऐसा होना किसी हद तक फितरी भी है कि जब बंदा किसी एक डायमेंशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है तो बाकी डायमेंशंस निगलेक्ट हो रही होती हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि बच्चा कामयाब भी हो, लेकिन वो हर डायमेंशन को बैलेंस में लेके साथ में चले, ताकि वो एक कामयाब, खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे। वो किसी एक शोबे में कामयाब हो के बाकी शोबों को बिगाड़ ना रहा हो, वरना उसकी ज़ात को और उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी ज़ात को बहुत मुश्किलात हो रही होती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत कामयाब थे, आप ये देखिए कि वो बहुत जल्दी फौत भी हो गए, ख़ुदकुशियाँ भी कर ली, हालांकि ये बहुत कामयाब लोग थे। और वजह यही थी कि उनकी पर्सनैलिटी की होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी हर तरफ से जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई। तो हम यहाँ कोशिश यही करते हैं।